हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है 10वीं कक्षा के हिस्ट्री के चैप्टर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अभी तक हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में कल्पना की कि जो राजशाहियाँ हैं, जो राजे रजवाड़ों का शासन है, वो ख़त्म होके यूरोप में गणतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। और उन्होंने अपनी पेंटिंग से दर्शाया कि जो यूरोप के राष्ट्र हैं वो किस तरीके से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो निरंकुशवाद है वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में अपना योगदान दिया और किस तरीके से फ्रांस में ऐसी व्यवस्था की गई कि फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना मौजूद हो। जैसे कि वो अपना एक तिरंगा झंडा लेकर के आए, उन्होंने फ्रेंच भाषा को प्राथमिकता दी, उन्होंने जो पितृभूमि है या फिर जो नागरिकता का सिद्धांत है ला पेत्री और ला सिटियोन, इन सिद्धांतों को मजबूत बनाया, अपना नया राष्ट्रगान बनाया, शहीदों का गुणगान किया। इस तरीके से उन्होंने अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत कर लिया था। फिर हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से वह राजशाही के बाद गणतंत्र आया और एक बार फिर से मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि नेपोलियन ने वहाँ पर फिर से जो अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित कर ली थी। अब जो फ्रांसीसी लोग थे वो क्या कह रहे थे कि हम यूरोप के दूसरे राष्ट्रों में भी इस तरीके के राष्ट्रवाद की स्थापना करेंगे और जो राजशाहियाँ हैं उनकी निरंकुश सत्ता से यूरोप के दूसरे राष्ट्रों को हम मुक्त करवाएंगे। तो फ्रांस अब जो दूसरे राष्ट्रों में क्रांति का अग्रदूत बनने जा रहा था। तो फ्रांस की इस घोषणा का यूरोप के दूसरे देशों पर क्या प्रसार हुआ। तो एक चीज़ मैं यह बता दूं कि हम हिस्ट्री को ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन इसे हम पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं ताकि ये आप लोगों को बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। पिछले जो पार्ट को भी हमने काफ़ी सारे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ा ताकि वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और इसी तरीके से जो ये पार्ट है इसे भी हम काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ेंगे ताकि आपको जो भारी भरकम टॉपिक है वो एकदम आसान लगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको टॉपिक समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छी ढंग से। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस ने घोषणा की थी कि हम यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाएंगे, यानी कि वहाँ जो मोनार्की है, जो राजशाही है, उसको एंड करके हम वहाँ पर फ्रांस की तरह सिस्टम लागू करेंगे। तो जो फ्रांस ने ये घोषणा की इसका यूरोप के दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। वहाँ पे जो छात्र थे और शिक्षित मध्यम वर्ग था उन्होंने क्या किया, फ्रांस की तरह जैसे फ्रांस में क्लब्स बने हुए थे उसी तरह उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना की। इन्होंने जो राजशाहियाँ थी उनके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी और जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो इन जो जैकोबिन क्लबों की गतिविधियां थी इन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच सेनाएं थी उनकी एंट्री का इन देशों में रास्ता तैयार किया। इनको इन्होंने जगह उपलब्ध करवाई कि आओ हमारे देश में और जो मोनार्की राजशाही है उसको ख़त्म करो। तो फ्रेंच सेनाएं फिर इन देशों में घुस गई। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में फ्रेंच सेनाएं घुस गई। यहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और इन देशों में फिर क्या किया, फ्रांस ने जो राष्ट्रवाद का विचार था जिसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना थी कि वो एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, उस भावना को मजबूत किया। यही विचार ये फिर इन दूसरे देशों में ले गए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन कि नेपोलियन ने इस सब में क्या भूमिका निभाई। नेपोलियन ने हालांकि लोकतंत्र को समाप्त करके अपनी तानाशाही उसने स्थापित कर दी थी, लेकिन उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, प्रशासनिक सुधार लागू किए थे जो कि जनता को काफ़ी पसंद आ रहे थे, क्योंकि जो राजशाही थी उस समय पे लोगों का शोषण होता था, उनको अनावश्यक कर देने पड़ते थे। जो सामंती व्यवस्था थी उसमें गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। इन सब सुधारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसने क्या सुधार किए। तो उसने फ्रांस में सुधार लागू किए और उसने इन जिन नए क्षेत्रों को जीता, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जिन नए प्रदेशों को जीता
उनमें भी उसने इन सुधारों को लागू किया। यानी कि ये सुधार फ्रांस में पहले से ही लागू हो चुके थे और उसने इन सुधारों को क्या नाम दिया, नेपोलियन संहिता, या फिर इनको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन कोड के क्या क्या प्रोविजंस थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन संहिता या फिर जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसके मुख्य प्रावधान क्या थे, जो कि नेपोलियन ने फ्रांस में और जो उसने जिन राष्ट्रों को जीता था वहाँ पर लागू की थी। तो इसमें जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। यानी कि पहले क्या व्यवस्था थी कि अगर किसी को कोई रियासत या फिर कोई क्षेत्र मिला हुआ था तो फिर आगे वो उसकी संतानों को मिलता था। इस तरीके का जो सिस्टम है वो हम भारत में भी देख सकते हैं। पहले जैसे राजा होते थे, उनके सामंत होते थे, उन्होंने सामंतों को कुछ भूमि दे रखी होती थी और वो भूमि फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलती जाती थी। तो इसी तरीके का जो सिस्टम था वो फ्रांस में भी था। जैसे काफ़ी सारे जो पद थे, अगर किसी एक पद पर मान लो वित्त मंत्री है, उस पर कोई एक व्यक्ति है तो आगे उसका बेटा वित्त मंत्री बनेगा। तो इस तरीके के जो विशेषाधिकार थे इनको समाप्त कर दिया गया नेपोलियन संहिता के द्वारा। कानून के समक्ष समानता, नेपोलियन संहिता ने क्या कहा कि कानून के समक्ष जो सभी नागरिक हैं वो समान होंगे, चाहे वो कोई बड़े पद पर है या आम नागरिक है, सबको कानून के समक्ष समानता का पालन करना होगा। फिर संपत्ति का अधिकार लोगों का सुरक्षित किया गया कि सरकार अपनी मर्जी से किसी की भी संपत्ति नहीं छीन सकती। इसके लिए नियम बनाए गए, लोगों का संपत्ति का अधिकार है सुरक्षित किया गया। फिर जिन क्षेत्रों पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ पर जो प्रशासनिक डिवीज़न था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था, उसको सरल बनाया गया, आसान बनाया गया, ताकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आसानी से चलाई जा सके। सामंती व्यवस्था को, फ्यूडलिज्म को समाप्त किया गया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी भूमियों पर कब्जा चला आ रहा था और किसानों का शोषण हो रहा था, उस व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व से, जैसे कि वो किसान भी पीढ़ी दर पीढ़ी दास ही बने हुए थे और जो जागीरदारी शुल्क थे जो उन्हें बेवजह देने पड़ते थे, जो अन्यायपूर्ण थे, इस प्रकार के जागीरदारी शुल्कों को भी समाप्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। जैसे शहरों में जो उत्पादक थे उनके कुछ श्रेणी संघ बने हुए थे, जैसे शिल्पकारों का अलग हो गया, बढ़ई थे उनका अलग, कपड़ा उत्पादकों के अलग, इस प्रकार से अलग अलग श्रेणी संघ बने हुए थे और ये श्रेणी संघ ही निर्धारित करते थे कि कौन कितना उत्पादन करेगा, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर बेचेगा। तो ये भी एक सिस्टम था छोटे कारीगरों के शोषण का। तो ये श्रेणी संघों वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया गया और जिस क्षेत्र पर नेपोलियन का अधिकार था वहाँ पर यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, लोगों को नई सुविधाएं दी गई। तो ये जो नेपोलियन संहिता थी, नेपोलियन ने जो भी नए सुधार किए, इसको लेकर के जो नए राष्ट्र थे जिन पर उसने कब्जा किया था, जो दूसरे देश थे, उनमें मिली जुली हमें प्रतिक्रिया देखने को मिले। एक बार तो वहाँ के लोगों को लगा कि नेपोलियन और जो फ्रांस की सेनाएं हैं वो हमारे लिए स्वतंत्रता के अग्रदूत बन के आए हैं, हमारे लिए आज़ादी का उपहार लेकर आए हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। आइए देखते हैं। शुरू में जो फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का उपहार देने वालों की तरह उनका स्वागत किया गया कि ये हमारे लिए गिफ्ट में फ्रीडम या लिबर्टी लेकर के आए हैं। जो किसान, मजदूर, कारीगर और जो नए उद्योगपति थे, उन्होंने पहली बार आज़ाद होके काम करना सीखा, उन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चखा इनके आने के बाद, क्योंकि पहले राजशाहियों के दौरान इनका शोषण होता था। जो लघु उत्पादक थे, छोटे उत्पादक थे, उनको क्या लगा कि जो नेपोलियन ने एक समान मुद्रा, एक समान जो भार और नाप की, वेट और मेजरमेंट की यूनिट्स लागू की है, इस व्यवस्था से उनको फ़ायदा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सामान को आसानी से बेच सकेंगे। लेकिन ये जो प्रशासनिक सुधार तो लोगों को एक्सेप्ट थे, धीरे धीरे उन लोगों को क्या समझ में आया कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई है हमसे। मतलब छीन क्या ली गई है, पहले से भी नहीं थी उनके पास राजनीतिक स्वतंत्रता, कि प्रशासनिक सुधार तो हुए हैं लेकिन
इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता है वो मिसिंग है, वो नहीं है। तो इन लोगों का ये जो उत्साह था वो जल्दी ही दुश्मनी में बदल गया। इनको फ्रांसीसी सेनाएं अपने दुश्मनों की तरह नजर आने लगी, क्योंकि इनको क्या लगता था कि पहले ये जो राजा थे उनके शोषण का शिकार थे और अब ये फ्रांस के गुलाम थे। इनकी कोई स्वतंत्र पहचान या आइडेंटिटी नहीं थी। अब ये किन किन चीज़ों से परेशान हो गए, जैसे कि टैक्स बढ़ा दिए गए, क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी सारे जैसे सुधार किए यातायात में, संचार व्यवस्था में, तो इन सुधारों के लिए उसे पैसा भी चाहिए था, तो उसने टैक्स बढ़ा दिए। सेंसरशिप, लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना, लोगों के विचारों पर कंट्रोल करना सेंसरशिप कहलाता है। सेंसरशिप लगा दी। फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती इन देशों के लोगों को भर्ती किया जाता था, तो इन सारे कारणों से ये लोग परेशान हो गए। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने इसका फ्रांसीसी सेनाओं का विरोध किया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।